सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर पे चैनल यूट्यूब चैनल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 14। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 13 में अपन ने पढ़ा सेल विभव की गणना और उसमें बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने पढ़े, मानक वेस्टर्न सेल और सेल विभव की गणना के लिए आवश्यक पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत अपन ने डिटेल में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे सेल विद्युत वाहक बल, जिसे अपन ई के द्वारा डिनोट करते हैं, तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। सेल विद्युत वाहक बल तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध अपन देखेंगे। देखिएगा, जो विद्युत रासायनिक सेल हैं, विद्युत रासायनिक सेल, उनमें होता क्या है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यह अपन ने देखा। और जहां ऊर्जा मेंशन की जाती है, ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, वहां पर केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स अगर नहीं पढ़ें तो फिर कैसे चलेगा? मतलब इसमें अपन ऊष्मा गतिकी को शामिल कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर किसी विद्युत रासायनिक सेल में जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का उत्पादन अनंत सूक्ष्म मात्रा में हो रहा है, अनंत सूक्ष्म मात्रा में हो रहा है, तो अपन कहेंगे सेल है वो उत्क्रमणीय हो गया। सेल उत्क्रमणीयता की शर्त की पालना कर रहा है, क्योंकि उत्क्रमणीयता की शर्त क्या होती है? अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। तो ये क्या हो गया? उत्क्रमणीयता की शर्त हो गई। सेल है वो उत्क्रमणीय हो जाता है। और अगर प्रक्रम उत्क्रमणीय है, कोई भी प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? कार्य अधिकतम हो जाता है। कोई भी प्रक्रम अगर उत्क्रमणीय है तो उसके द्वारा किया गया कार्य का मान अधिकतम हो जाता है। और यहां पर कार्य क्या है? यहां कार्य है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, है कि नहीं? अब जो सेल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उत्क्रमणीयता की शर्त की पालना हो रही है, सेल उत्क्रमणीय हो गया, तो देखिए सेल के द्वारा किया गया W इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत कार्य, उस सेल में से प्रवाहित विद्युत धारा और सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत कार्य सेल में से प्रवाहित विद्युत धारा और सेल के विभव मतलब विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं यूं लिख दूं W इलेक्ट्रिक बराबर QE, लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, तो ये आपके पास ये संबंध आ गया। अब देखिए Q, Q क्या है? कुल आवेश जो सेल में से प्रवाहित हो रहा है। माना n मोल इलेक्ट्रॉन सर्किट में से प्रवाहित हो रहे हैं,
अपन जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित होंगे तो उसमें कुल आवेश कितना हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना होता है? 96,500 कूलाम, जिसको अपन 1 फैराडे कहते हैं। और n मोल अगर इलेक्ट्रॉन हुए तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? n फैराडे, मतलब n गुणा f। 1 फैराडे को 1 f लिखते हैं तो n मोल इलेक्ट्रॉनों पे आवेश हो गया nf। तो माना कि सेल में से n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। सेल में अगर n ग्राम तुल्यांक पदार्थ प्राप्त हो रहा है तो उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई n मोल, और n मोलों पर कुल आवेश हो गया n फैराडे। तो Q का मान हो गया nf। ये मान मैं यहां रख दूं तो W इलेक्ट्रिक बराबर nf e सेल। ये हो गया विद्युत कार्य और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? किसी भी तंत्र की वह ऊर्जा जो उपयोगी कार्य करने में खर्च होती है उसे गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। और यहां कार्य हो रहा है विद्युत कार्य। विद्युत कार्य उपयोगी कार्य की श्रेणी में आता है। तो जो सेल के द्वारा विद्युत कार्य किया जा रहा है वो विद्युत कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो विद्युत कार्य को करने में खर्च होती है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी आ जाएगी। तो अपन कहेंगे कि सेल के गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो कमी, ये जो नेगेटिव चिन्ह है ना, ये इसमें कमी को दर्शा रहा है। ये कमी सेल के द्वारा किए गए विद्युत कार्य के बराबर है। और अपन यूं लिख सकते हैं माइनस डेल जी बराबर W इलेक्ट्रिक को देखिए यहां से ले लें NF E सेल, और मैं यूं भी लिख दूं डेल जी बराबर माइनस NF E सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें संबंध हो जाता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और सेल के विद्युत वाहक बल में ये संबंध होता है। डेल जी बराबर माइनस NF E सेल। क्लियर? अब देखिए, अगर तापमान है 298 केल्विन और सांद्रताओं के मान 1 मोलर हैं तो अपन कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा मानक सेल विभव, और उसको अपन दर्शाएंगे E नॉट सेल के द्वारा। तो इस कंडीशन में E सेल क्या हो जाएगा? E नॉट सेल। तो इस कंडीशन में डेल जी भी क्या हो जाएगा? डेल जी नॉट बराबर माइनस NF E नॉट सेल। क्लियर? तो ये सामान्य स्थिति में, ये मानक स्थिति में, मानक स्थिति में मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर माइनस NF E नॉट सेल, और सामान्य स्थिति में डेल जी बराबर माइनस NF E सेल। यहां पर n क्या है? n है इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। f क्या है? फैराडे स्थिरांक जिसका मान होता है 96,500। E सेल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, और यहां पर नोट लगाने से ये मानक स्थितियों को दर्शाते हैं। ठीक है? अब देखिए, डेल जी बराबर है माइनस NF E सेल। क्लियर? अपन ने शुरू में पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल। तो विद्युत रासायनिक सेलों के लिए अपन ने क्या देखा? विद्युत रासायनिक सेल हैं, उनमें होने वाली क्रियाएं क्या होती हैं? स्वतः होती हैं, स्वतः परिवर्तित होते हैं विद्युत रासायनिक सेल।
और विद्युत अपघट्य सेल हैं वो अस्वतः होते हैं। स्वतः के लिए डेल जी का मान क्या होता है? नेगेटिव। और इस समीकरण में देखिए अगर डेल जी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके कैंसिल हो जाएंगे, तो ई सेल का मान क्या आएगा? पॉजिटिव। तो किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के लिए विद्युत वाहक बल का मान हमेशा धनात्मक होता है। यह धनात्मक होगा तभी प्रक्रम स्वतः होगा, और अगर यह धनात्मक नहीं है तो स्वतः प्रक्रम नहीं होगा, क्योंकि ई सेल पॉजिटिव होगा तभी डेल जी नेगेटिव होगा। तो विद्युत वाहक बल का मान हमेशा धनात्मक होगा तभी उसमें होने वाली अभिक्रियाएं स्वतः होंगी। देखिए अपन एक उदाहरण से इसको अपन समझते हैं कि ये स्वतः प्रक्रम कैसे होगा। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं गैल्वेनिक सेल का, जिसमें उसको मैं सेल डायग्राम के द्वारा लिख रहा हूं, जिंक ठोस Zn2+ एक्वस, ये है लवण सेतु, कॉपर का जलीय विलयन, ये है कॉपर ठोस। ये वाला भाग क्या है इसका? एनोड, और ये वाला भाग क्या है? कैथोड। और इसमें अपन ने सेल विभव का मान ज्ञात किया, ई सेल बराबर मानक स्थिति में अगर अपन प्राप्त करते हैं तो क्या है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड किसका बना है? कॉपर का। Cu2+ Cu ठोस माइनस ई नॉट Zn2+ Zn ठोस। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। कॉपर के मानक अपचयन विभव, ये क्या है? कॉपर का मानक अपचयन विभव, और ये है जिंक का मानक अपचयन विभव। कॉपर का मानक अपचयन विभव है +0.34, फिर ये माइनस का चिन्ह, और जिंक का मानक अपचयन विभव है -0.76 वोल्ट। दोनों को जोड़ते हैं तो आता है +1.10 वोल्ट। सेल का मानक विद्युत वाहक बल प्लस में आया कि नहीं? ये प्लस में आया, इसका मतलब ये अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होंगी। जिंक पर इस तरह से ऑक्सीकरण होगा, एनोड की अभिक्रियाएं इस तरह से संपन्न होंगी, और कैथोड पर कॉपर आयन का इस तरह से अपचयन होगा। ये अभिक्रियाएं स्वतः संपन्न होंगी, जिंक एनोड की तरह और कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा, क्योंकि ई सेल का मान देखिए धनात्मक आया है ना? डेल जी नेगेटिव है, प्रक्रिया स्वतः होगी। अगर इसको उल्टा ले लें, है ना? उल्टा देखिए कैसे। अगर ये ऐसा हो, Cu ठोस Cu2+ लवण सेतु जिंक 2+ Zn ठोस, अगर ऐसा ले लें, मतलब ये एनोड ले लें और ये कैथोड ले लें, तो देखिए क्या होगा। ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड होता ही है, अभी अपने को पता है। कैथोड किसका है? यहां पर कंडीशन लगाई अपन ने जिंक का, तो जिंक के लिए मानक अपचयन विभव का मान देखिए ये रहा -0.76 कैथोड के लिए। अब ये माइनस आ गया, एनोड कॉपर का है तो कॉपर के लिए मानक अपचयन विभव यहां पे कितना है? प्लस में 0.34, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस हो गया तो -1.10 वोल्ट आया ई सेल का मान। और ई सेल का मान अगर नेगेटिव आ गया, इस समीकरण में वापस आते हैं, इस सूत्र में वापस आते हैं, अगर ई सेल नेगेटिव आ गया तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके डेल जी का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल जी अगर पॉजिटिव हो गया तो प्रक्रिया कैसी होगी? अस्वतः।
मतलब इस प्रकार का सेल अपने आप कार्य नहीं करेगा, ये अस्वतः प्रक्रम इसमें होगा। ई सेल का मान ऋणात्मक आया है तो अस्वतः हो गया, ये कार्य करेगा ही नहीं। और जबकि विद्युत रासायनिक सेल अपन ने देखे स्वतः होते हैं, तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये लागू नहीं होगी। कॉपर के इलेक्ट्रोड और जिंक के इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे तो हमेशा जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड की तरह और कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा और प्रक्रम स्वतः होगा। ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा और विद्युत वाहक बल में आप ये संबंध देख रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, अगर मैं इस सूत्र को दूसरे प्रकार से समझने की कोशिश करूं तो देखिएगा, इसको मैं वापस लिख रहा हूं, डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, और इसी को मैं यूं लिख दूं, ई सेल बराबर डेल जी बटा एन एफ, और यहां आ गया माइनस। एन एफ क्या है? एन मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हो गया है ना, और इसमें डेल जी में एन एफ का भाग दे दिया, तो ये चीज क्या है? ये है प्रति इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दे दिया कि नहीं अपन ने, तो ये प्रति इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी हो गई, ये वाला, ये जो नेगेटिव चिन्ह है ये इसकी कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, ई सेल को कैसे डिफाइन करेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल सेल में प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो मैं यहां लिख दूं, सेल का विद्युत वाहक बल सेल में प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो चूंकि सेल का विद्युत वाहक बल प्रति इलेक्ट्रॉन के रूप में अपन इसकी गणना कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल का विद्युत वाहक बल एक गहन या विशिष्ट गुण है। गहन या विशिष्ट गुण है, मतलब ये मात्रात्मक गुण है नहीं है, सॉरी, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल मात्रात्मक गुण नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा या उस संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये तो प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर है। प्रति इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चाहे कितने प्रवाहित हो रहे हो, प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कितनी कमी आई, वो है सेल विभव के बराबर। तो कैसा गुण हो गया ये? गहन या विशिष्ट गुण हो गया। ठीक है, तो ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब अपन एक संबंध और देखते हैं, वो संबंध है गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक में संबंध। गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक में संबंध। देखिए, ये संबंध है डेल जी बराबर माइनस आर टी लो के, बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। यहां डेल जी क्या है? गिब्स मुक्त
ऊर्जा में परिवर्तन। R क्या है? गैस स्थिरांक। T क्या है? परम ताप। और परम ताप का मतलब अपन किस में ले रहे हैं इसको? केल्विन में। केल्विन में लेंगे इसलिए इसको परम ताप कहते हैं। और K क्या है? साम्य स्थिरांक। ये राशियां हो गई। अब यहां चूंकि लोग का आधार क्या है? E है, इसको 10 आधार में बदलें तो क्या जाएगा? -2.303 RT log to the base 10 K। ऐसा भी अपन इसमें लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संबंध हो गया। अब चूंकि डेल जी होता है -NFE सेल के बराबर, होता है कि नहीं? तो ये समीकरण बराबर हो गए, तो मैं लिख सकता हूं -NFE सेल बराबर -2.303 RT log to the base 10 K। और चूंकि यहां माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और E सेल हो जाएगा 2.303 RT बटा NF log to the base 10 K। ये सेल के विभव या सेल के विद्युत वाहक बल और साम्य स्थिरांक में संबंध को आप इस समीकरण के द्वारा बता सकते हैं। तो ये हो गया गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक में संबंध या विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल और साम्य स्थिरांक में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण थे, इस तरह से अपन बता सकते हैं। ये था सेल, विद्युत रासायनिक सेल का ऊष्मागतिकीय भाग कि उसमें ऊष्मागतिकी को अपन किस तरह से शामिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है, इन सब समीकरणों का उपयोग अपन नेक्स्ट वीडियो में नेंसर्ट समीकरण जब अपन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं, समीकरण भी पूछा जाता है, उसमें इन सब का उपयोग होगा। तो उस नेक्स्ट वीडियो को पढ़ने से पहले ये वीडियो सीखना या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक सीखने बहुत ज़रूरी है। तो आराम से देखिए, इसको धैर्य से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो हाथ धोते रहिए, घर पे बने रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।